देखिए लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था या हमने क्या देखा था। हमने बात की थी, हाँ हमने कहा था हमारे पास जो सेविंग्स होती हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, या हम पैसा गोल्ड में लगाते हैं, प्रॉपर्टी में लगाते हैं, फिक्स इनकम और स्टॉक मार्केट में। फिर हमने बात करना शुरू की थी कि किस किस तरह के बिजनेस होते हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ठीक है, फिर हमने बात की थी पब्लिक कंपनी के शेयर जो होते हैं स्टॉक में ट्रेड हो सकते हैं, कोई भी बाय सेल कर सकता है, डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो शेयर का प्राइस कम होगा। फिर हमने कहा था कि हर बंदा जो पूरे पैसे कैसे लूज कर सकता है, मैंने अपना एग्जांपल दिया था जो सच हो सकता है झूठ हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट कैन बी वॉलेटाइल, द प्राइस कैन चेंज एट अ मैक्सिमम ऑफ 7.5% और 1 रुपीज विच एवर इज हायर। ठीक है, टू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी। फिर मैंने आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स बताए थे जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, ओके। फिर मैंने आपको बताया था कि एक बेसिक स्ट्रैटेजी बताई थी इन्वेस्टमेंट करने की, हाउ टू गो अबाउट इट। फिर मैंने आपको कहा था कि एक स्टॉक ब्रोकर के साथ आप अकाउंट कैसे खुलवा सकते हो और ब्रोकर का क्या फायदा होता है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। देखिए अभी आप समझें कि यू हैव, आपने 5 लाख रुपए का अकाउंट मेरे ने कहने पे खुलवा लिया। ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में चले गए, 5 लाख रुपए, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन आ गई, अकाउंट खुलवा लिया स्टॉक मार्केट में, 5 लाख रुपए की जाके इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये वैसा ही है जैसा एक सिपाही बॉर्डर पे जंग लड़ने जाता है। ठीक है, ना उसके पास हथियार है, ना उसको हथियार चलाना आता है, चला गया जंग में, तो जो उसका हशर होगा वो आपका हशर होगा। ठीक है, जो उसका हशर होगा वो आपका हशर होगा। ठीक है, या मुझे किसी ने मैसेज किया है कि अजान का वक्त हुआ हुआ है, मेरे पास अजान की आवाज नहीं आ रही, आप सबको अजान की आवाज आ रही है इस वक्त? मुझे ज्यादा नो के मैसेज मिल रहे हैं। ठीक है, आ रही है, चलें ठीक है, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, जब अजान हो जाए तो लेट मी नो व्हेन इट इज डन। अजान हो गई है, मैं फिर स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ 1 मिनट। ओके डन। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप ये 5 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लेके चले जाते हो तो ये वैसा ही है कि आप एक जंग में चले गए बॉर्डर पे विदाउट एनी गन्स, एंड you don't know, even if you have the guns you don't know how to operate it। ठीक है, so now we are gonna start with some basics कि हम एक कंपनी के अंदर होता क्या है। देखो हमको पहले थोड़ी बहुत बात समझनी पड़ेगी कि शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में, वो कंपनी के हिस्सेदार होते हैं। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स आर बेसिकली ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो व्हेन यू बाय द शेयर यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, व्हेन यू बाय द शेयर यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, जब भी उसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है,
और देखिए, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो आप लोग प्रैक्टिकली अकेले कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन कंपनी नहीं खोल सकते, बहुत बड़ा काम है, इट नीड्स बिलियंस ऑफ रुपीज। एक सीमेंट की फैक्ट्री खोलने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, ठीक है? तो यू माइट नॉट, यू कैन नॉट ओपन इट, सही है ना? मतलब इट्स नॉट दैट इजी कि आप एक सीमेंट की फैक्ट्री खोल लो, आप एक एक्सप्लोरेशन कंपनी खोल लो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार सीमेंट की कंपनी में बड़ा फायदा है, यार स्कूल खोलने में बड़ा फायदा है, ठीक है? तो यार अगर आप, आपके पास जितने वसाइल हैं, वसाइल का मतलब जितने आपके पास पैसे हैं, आप सब काम तो नहीं कर सकते। तो व्हाट यू डू इज कि बोलते हो यार ये कंपनी ये काम कर रही है, व्हाई नॉट उसका मैं शेयर होल्डर बन जाऊं। तो शेयर होल्डर बन के आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो, और आपके पास उस कंपनी का हिस्सा आ जाता है, ठीक है? तो हिस्सेदार होता है शेयर होल्डर, ठीक है ना? कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है उस कंपनी का हिस्सेदार होता है, ठीक है? तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक चीज होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको पीएटी बोलते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है कि एक कंपनी की कितनी कमाई है। लेट्स से एक कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, समझाने के लिए कह रहा हूं, लेट्स से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5 लाख रुपए, ठीक है? एक कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5 लाख रुपए, यानी कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाए, सही है? और उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख। कितने शेयर्स हैं? 1 लाख शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख। तो हमारी ईपीएस आ गई। ईपीएस होती है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी जो कमाई की कंपनी ने, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है? तो अगर एक कंपनी का 5 लाख का प्रॉफिट है और शेयर्स हैं 1 लाख, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि ₹5 पर शेयर कंपनी ने कमाया है, ठीक है? एक और चीज होती है डिविडेंड, सही है? डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है? डिविडेंड वो हिस्सा होता है, देखो, एक चीज होती है जो कंपनी कमाती है अपनी कमाई में से, अपनी कमाई में से जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को नफा बांटती है उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड की डेफिनेशन है इट इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब अर्निंग में से जो शेयर दिया है, गिवन टू शेयर होल्डर्स एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। इट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप शेयर होल्डर को एज अ रिवॉर्ड दे देते हो फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। कि आप एक कंपनी में जब शेयर लेते हो तो कंपनी उसमें से नफा कमाती है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उस नफे में से कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो लेट्स से ये जो कंपनी है, हम इसका नाम रख देते हैं कंपनी एक्स, ठीक है? अभी जो कंपनी एक्स है, इसने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, उसमें से इसने डिविडेंड दिया, डिविडेंड दिया, इसने डिविडेंड दिया लेट से 2 लाख रुपए का। कितना डिविडेंड दिया? 2 लाख रुपए का डिविडेंड दिया। तो हम निकाल सकते हैं डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है? डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड, जितना कंपनी ने डिविडेंड दिया है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है? 2 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। इसका मतलब कंपनी ने डिविडेंड पर शेयर दिया है 2 रुपए का। सॉरी, मेरी डॉलर लगाने की आदत है,
ये रुपीज में सब कुछ एग्जांपल दिया, मैं असल में पढ़ाता डॉलर वर्जन हूँ ना, सॉरी। यानी इसका मतलब कंपनी ने हर शेयर पे 2 रुपए का डिविडेंड दिया है। कंपनी ने हर शेयर पे 2 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो अभी हमने दो नई टर्मिनोलॉजीज पढ़ी आज, एक पढ़ी ईपीएस, एक पढ़ी डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों से एक और बात साबित होती है। क्या साबित होती है? उसको बोलते हैं पे आउट रेशियो। क्या होता है? पे आउट परसेंटेज। पे आउट परसेंटेज ये बताता है कि कंपनी ने अपनी कमाई में से कितना डिविडेंड दिया। कंपनी ने अपनी कमाई में से कितना डिविडेंड दिया। अब कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है? 2 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है। कमाया कितना था? 5 लाख रुपए का। इंटू 100 करो, कितना आ रहा है? 40%। इसका मतलब अब कंपनी ने अपनी कमाई का 40% डिविडेंड दे दिया, ठीक है। अब देखो, वो लोग जो वो लोग जो अपनी रिटायरमेंट पे होते हैं ना, जो रिटायर हो जाते हैं, वो लोग वो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो पे आउट ज्यादा दे। देखो, ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो कितना जितना भी कमाती है, जितना भी कमाती है वो सारा का सारा पे ऑफ कर देती है। मतलब अगर उसने 5 लाख कमाए तो 5 लाख पे ऑफ कर देंगे, ठीक है। और कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं 5 लाख कमाकर 50,000 पे ऑफ करती हैं, ठीक है। मैं जब एक स्कूल में जॉब करता था, आज से कुछ 10-12 साल पहले, तो जो उसके ओनर थे ना, वो उसकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी थी, ठीक है। उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया था, कहा था बेटा कभी भी किसी मेमन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि वो लोग साले कभी डिविडेंड ही नहीं देते। जितना कमाते हैं री इन्वेस्ट करते रहते हैं, बिजनेस को ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। और ऐसा ही है, जितनी आपको मेमनों की कंपनियां मिलेंगी, ज्यादातर वो कंपनीज है जो ग्रो करती रहती हैं। अब एक बात समझो कि अगर मैंने 5 लाख रुपए कमाए और 2 लाख रुपए का डिविडेंड दिया, तो बाकी 3 लाख मैंने बिजनेस में लगा दिए। अब जब मैंने 3 लाख बिजनेस में लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया। अब कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा तो आगे जाके अर्निंग बढ़ेगी। अर्निंग बढ़ेगी तो क्या होगा? कंपनी और ग्रो करेगी, ठीक है। तो दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक वो कंपनीज होती हैं या एक वो बिजनेस होते हैं जिनके अंदर ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ क्यों नहीं होती? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक कंपनी है जिसने पावर प्लांट लगा दिया है, हपको है, ठीक है। उनका पावर प्लांट है। अब वो पावर प्लांट क्या करता है कि उन्होंने एक पावर प्लांट लगाया, पावर प्लांट बिजली पैदा करता है, ठीक है। अब वो इन्होंने एक पावर प्लांट लगा दिया, बिजली पैदा कर रहा है, और वो बिजली वो गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को जो बिजली बेचते हैं तो उससे पैसे आते हैं, उस प्रॉफिट होता है। अब हपको को उस पावर प्लांट लगा दिया, उससे दूसरा पावर प्लांट नहीं लगाना। अगर हपको को दूसरा पावर प्लांट नहीं लगाना, दैट मीन वो जितना भी कमा रहा है उसको वो री इन्वेस्ट नहीं करना। तो हपको क्या करता है कि जितना भी पैसा आता है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिविडेंड। तो जो हपको जैसी कंपनीज है उनका पे आउट अच्छा होता है, ठीक है। और कुछ ऐसी कंपनी है जैसे कोई टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है। अब उनकी जब सेल होती है, प्रॉफिट होता है, तो उनके उनका दिल चाहता है कि यार आज हमारी 4 मशीन है, कल 5 हो जाए, परसों 6 हो जाए। तो क्योंकि उनके पास जितना भी नफा आता है वो क्या करते हैं, उस नफे से अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। 4 की जगह 5 की जगह 6 मशीन कर देते हैं। तो जब एक कंपनी ग्रोथ पर होती है तो वो डिविडेंड कम देती है, सही है। और जो एक कंपनी कम ग्रो कर रही है, उनके बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, तो वो क्या करेंगे? डिविडेंड ज्यादा देंगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। अल्फा कॉलेज ने आज तक अपने शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि दे वी आर ऑन द ग्रोथ स्टेज, कि हम जितना भी कमाते हैं हम उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा डिविडेंड जीरो है, सही है। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस अच्छा नहीं है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं कि नाउ वी हैव एन ऑप्शन टू ग्रो, लेट्स री इन्वेस्ट इन द बिजनेस, ठीक है, टू ग्रो इट। बट अगर एक जगह आगे जाके अगर हमें कैंपसेस नहीं खोलने, तो जो हमारे अकाउंट में पैसा है वो डिविडेंड में चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने अभी तक आपको दो बेसिक बातें बताई कि अर्निंग पर शेयर क्या होती है, और दूसरा बताया डिविडेंड पर शेयर क्या होता है।
ठीक है, मैंने आपको बताया अर्निंग पर शेयर क्या होता है और डिविडेंड पर शेयर क्या होता है। ठीक है, दो बेसिक बेसिक हमने बातें की हैं। ठीक है, चलो थोड़ी आगे बात करते हैं। तीसरी चीज होती है मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर, सही है। अभी क्या होती है? प्राइस एट विच द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। प्राइस एट विच द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूं। ठीक है, ये मैंने एक चीज सीखी जिंदगी में। क्या लिख रहा हूं ये जरा देख लेना। देखो, स्टॉक मार्केट का काम ही है आपको हैरान और परेशान करना। यू कैन नेवर बाय एट बॉटम। यू कैन नेवर बाय एट बॉटम का मतलब है कि आप अगर कोई शेयर बाय करते हो तो वो ऐसा नहीं होगा कि बॉटम हो। ऐसा नहीं कि मैंने ये शेयर बाय कर लिया अब वो उससे नीचे नहीं जाएगा। आपको वो हैरान ही करेगा। आपने अगर एक चीज बाय की है तो जरूरी नहीं कि वो उससे नीचे ना जाए, वो हरगिज उससे नीचे जाएगा। अगर आपने एक शेयर 10 रुपए का लिया है और आपको लगता है ये इसकी लोएस्ट प्राइस है, तो ऐसा नहीं हो सकता उससे नीचे नहीं जाए। ठीक है, हो सकता है कि वो उससे भी नीचे चला जाए। सही है। और अगर आपने कोई चीज एक चीज आपको लग रहा है बहुत प्राइस बढ़ गया अब मैं इसको बेच देता हूँ, तो ये नहीं हो सकता कि उससे ऊपर ना जाए। ठीक है, तो एक बात दिमाग में रखना कि यू कैन नेवर बाय एट बॉटम, यू कैन नेवर सेल एट अ पीक। सही, यू कैन नेवर सेल एट अ पीक, यू कैन नेवर बाय एट अ बॉटम, यू कैन नेवर सेल एट अ पीक। ठीक है, तो अब ये मैटर करता है कि हाउ टू गो अबाउट इट। हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या देखना चाहिए स्टॉक को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। कुछ बेसिक बेसिक बातें करते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक चुनी चुनी बातें करते हैं कि किन चीजों से फर्क पड़ता है स्टॉक मार्केट को। ठीक है, हाँ कुनैन, अगर वो आपको प्लान चेंज करेगा तो 2 साल पे आउट कम होगा। अच्छा भाई, मैं 1 मिनट यहाँ पे रुक कर थोड़े से सवाल लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। किसी ने मुझे बोला कि आज मैंने शेयर देखा था उसकी प्राइस 7.5% से ज्यादा बढ़ी। देखिए, एक शेयर जो है ना वो एक दिन में या तो वो 1 रुपया बढ़ सकता है या 7.5% बढ़ सकता है, विच एवर इज हायर। तो अगर एक शेयर 2 रुपए का है, कितने का शेयर है? 2 रुपए का, तो वो एक दिन में मैक्सिमम 1 रुपया बढ़ सकता है, तो 3 रुपए का हो सकता है। तो वो 50% भी बढ़ सकता है। 2 रुपए का शेयर 3 रुपए का हो सकता है। सही है। कोई और सवाल सर? ये सर, यस सर आ रही है। अच्छा, ठीक है। यार ये अभी ऋतिक ईसानी शेयर इशू कैसे होते हैं, इट्स नॉट द टॉपिक अभी ना, कि शेयर इशू कैसे होते हैं। एक बहुत बड़ी कहानी है वो 2 घंटे की। ठीक है, तो मैं देखो, मैं जब अभी समझा रहा हूँ ना चीजें, तो मैं बहुत देख देख के चीजें बोल रहा हूँ कि एक साइंस का बच्चा भी यहाँ बैठा हुआ है। एंड मैं अगर ऑन अ गो हर बात पे 2 घंटे की बात कर सकता हूँ। शेयर इशू कैसे होते हैं 2 घंटे की कहानी है। ठीक है ऋतिक, आई होप मैं आपका सही नाम ले रहा हूँ। कोई और सवाल है यहाँ तक जितना मैंने बताया तो बताइए। एनी क्वेश्चन? जितना मैंने अब तक बताया, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर एंड अर्न मार्केट प्राइस, सही है। और इफ यू थिंक कोई सवाल नहीं है तो यू कैन से गो अहेड। मतलब अगर आप अपने शेयर बाय किया उस पर एक पैसा भी, अगर आपने अपने शेयर जल्दी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था अकाउंट खोलने का तरीका सर, व्हाई कांट यू बी सेल एट पीक? नुमान आफ्ताब, व्हाई कांट वी सेल एट पीक? बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट इज द पीक। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ कि
मैंने आज से कुछ 10-12 साल पहले एक कंपनी है गदून टेक्सटाइल, ठीक है, उसका शेयर बाय किया था 68 का। 1-2 महीने तक वो 68 पे ट्रेड कर रहा था। अब वो एकदम से 80 रुपीज का हो गया। अब 68 का शेयर 80 रुपीज का हो गया, इसका मतलब 12 रुपए बढ़ गया। अब वो जब 12 रुपए का बढ़ गया तो मुझे लगा कि यार 68 रुपीज का 12 रुपए का प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। मैंने बेच दिया कि यार 80 रुपए का तो कभी हुआ ही नहीं है, 80 रुपए का बेच दिया भाई मैंने, ठीक है। और वो 1 साल के अंदर 400 रुपए का हो गया था। कितने का हो गया था? 400 का। अगर मुझे पता होता कि वो 400 का जाएगा तो मैं बेचता नहीं बेचता। बात समझ आ रही है? तो वी डो नॉट नो द पीक। वैसा थोड़ी है कि यार एक शेयर है, उसकी ये मैक्सिमम प्राइस है, या ऐसे थोड़ी तुम गाड़ी चला रहे हो उसकी मैक्सिमम स्पीड 220 पे जाए तो पीक है, नहीं। शेयर में कोई बॉटम नहीं होता है। अभी जैसे ऑयल का प्राइस है, आपका क्रूड ऑयल का, अभी वो $17-18 पे ट्रेड कर रहा है। इतना कभी नीचे आया ही नहीं था, अब आ गया, ठीक है। If a lot of people are buying the shares of the same company, does the price in the marketing, obviously it will increase, ठीक है, obviously it will increase, ठीक है। यार वी डू नॉट नो द पीक, देन हाउ डू वी नो कि कब शेयर बेचना है? यार यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही हमें सीखना है, यही हमें पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे बेचना चाहिए, ठीक है। आप अपने दिमाग में खुद प्राइस को सेट करते हो, ठीक है। वही हम मैकेनिज्म पे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, ठीक है। हाँ बेटा, आज सब कुछ ऊपर कैप था और मैं बताऊंगा क्यों था, ठीक है। थोड़ा सा उस बारे में ही आता हूँ मैं, आज ऊपर कैप्स क्यों थे। आगे बढ़ो, ठीक है। There is a lot of mathematics, मोहम्मद बिलाल। That's what I'll come to it। अभी रुक जाओ, ठीक है। देखो, बेसिक बेसिक बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि एक साल, आज इस महीने में पिछले साल इस महीने के मुकाबले में कितनी महंगाई बढ़ी, दिस इज इन्फ्लेशन, ठीक है। तो देखो, इन्फ्लेशन तो आपको पता है सबको महंगाई होती है, ठीक है। होता क्या है कि जितना भी इन्फ्लेशन का नंबर होता है ना, लेट्स से अगर इन्फ्लेशन का नंबर 12% है ना, तो इंटरेस्ट रेट जो होता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, वो इन्फ्लेशन से थोड़ा ज्यादा होता है आमतौर पर पाकिस्तान में जो चलता है ना। तो अगर इन्फ्लेशन से हमारी क्या चीज अफेक्ट होती है, इन्फ्लेशन से हमारी चीज अफेक्ट होती है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जिसको हमारे यहाँ कारोबारी लैंग्वेज में काइबोर बोलते हैं, ठीक है, काइबोर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर इंटरेस्ट इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। आमतौर पे इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। अगर इन्फ्लेशन 12% है तो आपका इंटरेस्ट रेट 13% होगा, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है और इंटरेस्ट रेट से स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ता है, मैं आज पहले इस पे बात करता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट पे घंटों बात कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सब चीज का बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, होता यह है कि सम कंपनीज टेक द लोन, सम कंपनीज गिव द लोन, ठीक है। कौन सी कंपनीज लोन लेती हैं? अब देखो, सीधी सी बात है, अगर एक कंपनी जो है, अगर एक कंपनी लोन लेती है, सही है, अगर एक कंपनी है जिसने बहुत सारा बैंक से पैसा कर्जा लिया हुआ है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनका, समझो बात को, कि अगर एक कंपनी ने लोन लिया हुआ है, लोन पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? उससे आपका, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी,
कैसे कॉस्ट बढ़ जाएगी कि भाई अगर एक कंपनी ने, समझो बात को, देखो जब इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं आई थी ना, तो उस वक्त नवाज गवर्नमेंट में इंटरेस्ट रेट जो था ना, वो अराउंड 7% था, या शायद 6% था, 6 ± था, ठीक है। अब 6% इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर एक कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है तो उसको सालाना 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना। कितना इंटरेस्ट देना है? 6 लाख रुपए। अब जैसे ही ये गवर्नमेंट चेंज हुई, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ बढ़ के 14.25% पे आ गया। कितने पे आ गया था इंटरेस्ट रेट? 14.25% पे। अब इंटरेस्ट रेट 14.25 में, आई एम टॉकिंग अबाउट काइबोर, ठीक है, काइबोर आ गया था 14.25% पे। अब सोचो कि अगर 1 करोड़ रुपए की जो जिसकी लोन थी, उसका पहले इंटरेस्ट था 6 लाख रुपए का, अब वो कितना हो गया? 14,25,000 रुपए। और ये भी नहीं, सही है ना, आपको नॉर्मली जो पैसा बैंक देती है ना, बैंक आपको काइबोर के मुकाबले में 1-2% ज्यादा चार्ज करती है। अगर काइबोर 14.25% है, तो दे विल चार्ज यू काइबोर +2% और काइबोर +3%, डिपेंडिंग आपकी कंपनी कितनी ज्यादा अच्छी है। जितनी ज्यादा स्टेबल कंपनी होगी, उसका काइबोर प्लस परसेंटेज कम होगा। मतलब अगर एक बहुत रिलायबल बड़ी कंपनी है, तो उसका काइबोर +2% होगा। इसका मतलब अगर 14.25% काइबोर है, तो एक कंपनी को 16.25% या 16% इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सोचो कि अगर एक कंपनी ने 1 अरब का लोन लिया हुआ है, तो उसको 16 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो अब ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने, जो हाईली गियर्ड है। देखो एक चीज होती है गियरिंग। क्या होती है गियरिंग? गियरिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास कितने परसेंट पैसा आपने कर्जा लिया हुआ है, सही है। तो जो हाईली गेट कंपनीज होती हैं, हाईली गेट जो कंपनीज होती हैं, उनको इंटरेस्ट से बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। वो कंपनी जिन्होंने ज्यादा पैसा कर्जा लिया हुआ है, अगर एक कंपनी है उसने ज्यादा पैसा कर्जे पर लिया हुआ है, तो उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो इंटरेस्ट पे लेती हैं पैसा। जैसे मैं बताऊं, पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर जो हाईली गेट कंपनीज हैं, आपका सीमेंट सेक्टर है, ठीक है, या आपका स्टील सेक्टर है, ठीक है, अ बिट ऑफ टेक्सटाइल भी, ठीक है ना। और वो कंपनीज जिन्होंने लोन दिया हुआ होता है, वो आमतौर पे बैंक्स होते हैं, ठीक है। या वो कंपनीज जिनके पास कैश रिच है, जैसे देखिए, अल्फा तो इंटरेस्ट फ्री है। हमारे पास कभी कभार एक्स्ट्रा पैसे पड़े होते हैं, हम उस पर इंटरेस्ट नहीं देते, लेकिन काफी स्कूल ऐसा भी करते हैं कि दे हैव अ स्पेयर मनी, मतलब उनके पास 5 करोड़ रुपए फारिग पड़े हुए हैं, तो क्या कहते हैं, 5 करोड़ फारिग पड़े, बैंक पे रखवा दो, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर एक बिजनेस है जिसके पास फारिग कैश पड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, वो बैंक में रखवा देता है, उनको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो वो कंपनीज जिन्होंने, जो कैश रिच कंपनीज होती हैं, आमतौर पे उनका पैसा बैंकों में रखा होता है, उसमें उनको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, ठीक है। तो अब समझो, मैंने अभी कंपनीज विच गिव द लोन, ठीक है ना। अब द थिंग इज के अभी, अगर अगर देखो, दो बातें, दो चीजों का इफेक्ट आएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो उससे क्या होगा? सीमेंट, ये जो कंपनीज है, एक मिनट हाँ। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से होगा क्या कि ये जो कंपनीज है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ये जो कंपनीज है, सीमेंट की, टेक्सटाइल की, वो कंपनीज जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो उनको क्या होगा, उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर इन कंपनीज का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा, तो कंपनीज का जब प्रॉफिट कम होगा, तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, उसकी मार्केट प्राइस उतनी ज्यादा होती है। जितना कम प्रॉफिट कमाती है, उसकी मार्केट प्राइस उतनी कम होती है, ठीक है। और दूसरा, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो बैंक वालों के शेयर की मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ जाएगी।
ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ जाएगी। ठीक है, अब सीधा सा आपको एग्जांपल देता हूं। देखें, अभी अभी मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आज स्टॉक मार्केट इतनी प्लस क्यों थी। स्टॉक मार्केट आज बहुत प्लस थी। ठीक है, लाइक 6-7% प्लस थी। 6-7% बहुत बड़ा नंबर होता है। आमतौर पे आप कहीं पैसा लगाते हो, आपको साल में 7% मिलता है। आज एक दिन में स्टॉक मार्केट 6-7% बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? कि कल के दिन सरप्राइजिंगली कल के दिन 2% से इंटरेस्ट रेट कम हो गया। कल के दिन एकदम से अनाउंस कर दिया। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। स्टॉक मार्केट में किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। सरप्राइजिंगली इंटरेस्ट रेट कल 2% कम हो गया। अब जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ी चीज है। आमतौर पर इंटरेस्ट रेट आधा परसेंट हिलता है, और हुआ यह है कि सरप्राइजिंगली कल इंटरेस्ट रेट 2% कम कर दिया कल शाम में। तो दिस इज वेरी गुड फॉर द स्टॉक मार्केट। दिस इज वेरी गुड फॉर द स्टॉक मार्केट। दो चीज से अच्छा होता है। अब जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, अब देखो इंटरेस्ट रेट कम होने से दो चीजें होंगी। पहली चीज, इंटरेस्ट रेट कम होने से पहला क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोगों की इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई, बिजनेसेस की इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई। जब उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो एकदम से इनकी मार्केट प्राइस बढ़ गई। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि देखो, अभी आपको ऐसे ही बता रहा हूं कि पिछले 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 एक मंथ में, ठीक है ना, एक मंथ में आपका इंटरेस्ट रेट 14.25% से कम होकर 9% हुआ है। ये रिकॉर्ड है, कभी जिंदगी में नहीं हुआ होगा। आपका आपका इंटरेस्ट रेट कितना कम हुआ है? बाय रिड्यूस बाय 5.25%। रिड्यूस बाय 5.25%। अब से सोचो होगा क्या कि अगर इंटरेस्ट रेट अभी 9% हो गया है, वो लोग जिन्होंने बैंक में पैसा रखाया था ऑन फिक्स्ड इनकम, किस पे रखाया था? फिक्स इनकम पे, कि भाई बैंक में पैसा रखाया, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर काइबोर, ये काइबोर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो जब आप जब बैंक से पैसा लेते हो ना, तो वो आपको काइबोर प्लस चार्ज करती है। जब आप बैंक में पैसा रखवाते हो तो वो आपको काइबोर माइनस देती है। तो अगर भी इंटरेस्ट रेट 9% है, तो फिक्स इनकम पे आपको अराउंड 7.5% रिटर्न मिलेगा। 7.5% रिटर्न मिलेगा पर एनम। कितना रिटर्न मिलेगा? 7.5%। ठीक है, कितना रिटर्न मिलेगा? 7.5%। मतलब अगर आप अपनी बैंक में 1 करोड़ रुपए रखवाते हो, सही है, सही है, आप मेरी बात समझे ना, अगर आप बैंक में 1 करोड़ रुपए रखाते हो तो आपको 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। आज से कल तक कितना मिल जाता? 9.5%। तो एक बात बताओ, अगर फिक्स इनकम पे रिटर्न कम होता है, बैंक में इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे? बैंक से पैसा निकालेंगे। सही है। यार मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ उस्मान यामीन, कि अगर इंटरेस्ट रेट 9% है, तो बैंक आपको 9% नहीं देगा, बैंक आपको उससे कम देगा। सही, अगर अगर आपका स्टेट बैंक ने काइबोर जो है, कराची इंटर बैंक रेट जो है 9% किया है, तो जो फिक्स इनकम वाले लोग हैं उनको उससे कम रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो उनको रिटर्न कितना मिल रहा है बेटा? 7.5%। तो सही है, तो उनको रिटर्न मिल रहा है 7.5%। तो अब एक बात बताओ कि अगर फिक्स इनकम पे रिटर्न कम होगा, तो लोग क्या करेंगे? बैंक से पैसा निकालेंगे और वहां पे पैसा लगाएंगे जहाँ ज्यादा मिले। और अगर स्टॉक मार्केट में 7.5% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो they'll go with the स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब सोचो, अभी कुछ लोग बोल रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार सर आज स्टॉक मार्केट 7% बढ़ गई है। ऐसे ही हुआ, 6-7% बढ़ गई है। तो एक दिन में स्टॉक मार्केट में जिसका कल पैसा था, उसका आज 7% बढ़ा है। तो ये सोचो कि पूरे साल में आपको बैंक कितना देता है? 7.5%। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, मैं एक ऐसी ऐसी कंपनी का शेयर निकालता हूँ जो अच्छा डिविडेंड देती है। ठीक है, गूगल पे आते हैं, गूगल आंटी, शेयर प्राइस ऑफ एक कंपनी उठा रहा हूँ, एंग्रो फर्टिलाइजर। तो मैं तो सिर्फ लिख देता हूँ यार यही। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा ना शेयर प्राइस एंग्रो फर्टिलाइजर, अब देखो अब मेरे पास क्या आ गया, एक आ गया, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है वैसे, dps
psx.com.pk। सही है, मैं आमतौर पे ये यूज करता हूँ। जो नया ऑप्शन है, मैंने क्या लिखा है, मैंने सिर्फ गूगल में ये लिखा, शेयर प्राइस ऑफ एग्रो फर्टिलाइजर, दैट्स इट। ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस क्या आ गए, मेरे पास आ गया पहले डीपीएस, दूसरा क्या आ गया, WWW कैपिटल। मुझे ये बहुत पसंद है वेबसाइट, तो मैं इसको इसको क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। तो आज ये एंग्रो फर्टिलाइजर जो है, इसका शेयर 7.5% आज बढ़ा है। क्यों बढ़ा है 7.5%, मैं आपको समझाऊंगा। आज ये 7.5% बढ़ गया है। ये क्यों बढ़ा है मैं आपको समझाता हूँ। कि अब जरा इसकी वो देखते हैं, इसकी 2015 की अर्निंग कितनी है, अर्निंग्स आ रही हैं, ये सारी अर्निंग पर शेयर है। क्या है ये दीज आर अर्निंग पर शेयर, दिस इज अर्निंग पर शेयर। ठीक है, कि 2015 में, यार ये असल में यहाँ पे पॉइंटर नहीं आएगा, सही है। तो 2015 में इसकी अर्निंग कितनी थी, तो 11 रुपए की अर्निंग थी। 16 में 6, 7, 12, 13 रुपए अर्निंग, सही है। अभी आपको दिख रहा है ना, 13-14 रुपए की अर्निंग है पर शेयर की, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी दूसरी अच्छी बात क्या है, ये मैं आपको थोड़ा बहुत देखना ऐसा सिखा रहा हूँ। देखो अभी ईपीएस का मैं वर्ड यूज कर रहा था ना, यहाँ पे यह है ना, लेटेस्ट ईपीएस अप टू 2019 फोर क्वार्टर, और फिर लिखा है ईपीएस लास्ट क्वार्टर, मतलब 2019 फोर क्वार्टर। ठीक है, अब जरा हम चेक करते हैं कि ये कंपनी डिविडेंड कितना देती है। थोड़ा नीचे आएंगे तो दिखेगा जी। सॉरी सॉरी सॉरी, अबे यार जी। कितना डिविडेंड 2019 का, 2019 का डिविडेंड कितना है, 13 रुपए। ठीक है, और इसकी आज की मार्केट प्राइस कितनी है, 57, 58 ले लेता हूँ। ठीक है, डिविडेंड कितना दिया है, 13 रुपए का, मार्केट प्राइस है 58 आज के हिसाब से, 7.5% बढ़ने के बाद भी 58 है। सही है, तो जरा चेक करते हैं ना। ओके, तो अभी जब हमने एंग्रो फर्टिलाइजर देखा, मैंने ऐसी एक शेयर उठा लिया था, एंग्रो फर्टिलाइजर। इसकी इसका डिविडेंड पर शेयर कितना था, ऐसे कितना डिविडेंड दिया है, 13 रुपए, और मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर मुझे कितने का मिल रहा है, 58 का। जरा डिवाइड करके देखो कितना रिटर्न है, 13 रुपए मिल रहे हैं मुझे 58 पे, कितना परसेंट रिटर्न है, जरा मुझे निकाल के दिखाइए ना, कितना आ रहा है बताओ। कैश रिटर्न, कैश रिटर्न बताइए कितना आ रहा है, परसेंटेज कितनी आ रही है मेरे पास, 22%। वेरी गुड, दैट मीन्स कि अगर मैं फिक्स इनकम पे, ये ईयरली रिटर्न है अनुमान आपका, ऑब्वियसली वो जो बैंक भी आपको अनुमान 7.5% दे रहा है, वो साल का दे रहा है। यानी अगर मैंने 1 करोड़ रुपए बैंक में रखवाए, तो मुझे साल का 7.5 लाख रुपए मिलेगा। और अगर मैंने 1 करोड़ रुपए के एंग्रो फर्टिलाइजर के आज शेयर बाय कर लिए, तो मोर और लेस मुझे 22% मिलेंगे, साल का 22 लाख मिलेगा। तो काफी लोग बोलते हैं ना कि फिक्स इनकम पे पैसा रखवाओ, तो मैं आपको आज ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऐसी कंपनीज के शेयर बाय कर लेते हो जो अच्छा डिविडेंड देती हैं, तो आपको एंग्रो फर्टिलाइजर क्या देगा, 22 लाख रुपए दे रहा होगा, करोड़ रुपए पे। और आप क्या करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे कि एंग्रो फर्टिलाइजर के शेयर बाय कर लो। इफ यू वांट डिविडेंड फ्रॉम द स्टॉक्स, आप क्या करोगे, आप 5-6 अच्छी कंपनीज जमा कर लोगे जो अच्छा रिटर्न देती है, और अपना बास्केट बना लोगे कि भाई मैंने 1 करोड़ रुपए में से 20 लाख रुपए के शेयर कंपनी वन, 20 लाख कंपनी टू, 20 लाख कंपनी थ्री, 20 लाख कंपनी फोर एंड 20 लाख कंपनी फाइव के शेयर ले लिए। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि आपको एक एवरेज रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। और अगर एक कंपनी के शेयर लेने में नुकसान क्या होता है कि अगर उसी का प्राइस गिर गया, तो हम क्या करते हैं, हम एक बास्केट बना लेंगे। कि अगर हमें काफी लोग क्या करते हैं, देखो काफी लोग ये होता है कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं ना, उनका ब्रेड एंड बटर स्टॉक मार्केट होता है। तो व्हाट दे डू इज कि वो ऐसी कंपनी के शेयर बाय कर लेते हैं जिनका कैश डिविडेंड अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है, कैश डिविडेंड। अब जब कैश डिविडेंड उनको अच्छा मिलता है, तो दैट्स हाउ दे वर्क। ठीक है ना, तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि व्हाई शुड पीपल गो विद द कैश रिटर्न्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ सवाल आए, मैं देख लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर द रिटर्न अनुमान के जवाब दिया सर, तो सर ऊपर नीचे भी तो होता है ना स्टॉक एक्सचेंज। अरीशा, ऊपर नीचे बिल्कुल होता है, लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपने आज के दिन स्टॉक बाय कर लिया, ठीक है, एंड आपकी नीयत ये है कि मैं स्टॉक बाय कर रहा हूँ बेचने के लिए नहीं, उस पर डिविडेंड आने के लिए, तो अगर उसका प्राइस जो भी हो जाए,
उतना फिर क्या फर्क पड़ता है? आमतौर पे तो ऐसे प्राइस है तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा ही, सही है। ठीक है। काइबोर काइबोर क्या कुछ भी नहीं, जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक फिक्स करता है उसको बोलते हैं कराची इंटर इंटर बैंक रेट है, सही है। जो रेट है, ठीक है। आज के दिन काइबोर जो है ना वो 9% पे है, ठीक है। कोई और सवाल है? एनी क्वेश्चन तुम्हारा, मैं आगे जाऊं? जी हाँ बेटा, 22% पर एनम मिलेगा सब, मतलब बैंकिंग सेक्टर में हमेशा कुछ ना कुछ फायदा ही होता है जी। बैंक हमेशा कमाते हैं, लेकिन देखे बासित, बैंक हमेशा कमाता है, लेकिन सोचो कि बैंक जो कमा रहा है, अगर अभी इंटरेस्ट, अभी समझो कि बैंक जो कमा रहा है, अगर बैंक के एक्सपेंसेस भी तो है ना, कि बैंक में लोग जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज, बैंक का रेंट वगैरह, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बैंक की जो कमा, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाए, समझो इंटरेस्ट रेट 3% हो जाता है, तो बैंक का रिटर्न भी 3% हो गया ना। तो जब बैंक इतना कम कमाएगा और लोग बैंक में पैसा नहीं रखवाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? बैंक की कमाई कम हो जाएगी। जब बैंक की कमाई कम होगी तो बैंक लॉस करेगा। नहीं बेटा, इंटरेस्ट रेट काइबोर ही होता है, पूरे पाकिस्तान में वही चलता है, ठीक है। कराची इंटर बैंक रेट इज फॉर द होल पाकिस्तान। जो जिसका डिविडेंड देखो, दो तरह की श्वेत, दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक वो होती हैं जो कमा के लगा रही होती हैं, उनका डिविडेंड नहीं होता, लेकिन उनकी अर्निंग्स बढ़ रही होती है, किसी बेसिस पे उनकी मार्केट प्राइस बढ़ती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बोले, कोई और सवाल है? आगे बढ़ूं? ठीक है। देखिए, पहली बात मैंने आपको बताई कि इंटरेस्ट रेट से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात करता हूँ सर। यार, ये ट्रेजरी स्टॉक इज समथिंग एल्स, हम बाद में उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब कंपनी शो करे, बिल्कुल पब्लिक कंपनी अपनी हर चीज शो करेगी, ठीक है। तभी से पब्लिक लिमिटेड बोलते हैं। जब तक पब्लिक कंपनी चीजें शो नहीं करेगी, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? ठीक है। कोई और सवाल? आगे बढ़ूं? जी भाइयों, बच्चों, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ूं? सॉरी, मैं मैसेजेस नहीं देख पाया, एक मिनट। सर, एक गुड कैश रिटर्न कितना परसेंट होगा बेटा? ये एंग्रो फर्टिलाइजर का रिटर्न बेस्ट है, इसलिए मैंने उसका एग्जांपल दिया था, ठीक है। वरना अगर मुझे तो 7-8% भी अच्छा लगता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं गेट्रॉन कितना देती है, गेट्रॉन इंडस्ट्रीज, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरी चीज जो होती है ना, देखिए देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ना, आर वेरी सेंसिटिव टू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट आर वेरी सेंसिटिव टू इंफॉर्मेशन। स्टॉक मार्केट को इंफॉर्मेशन से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब, एक बात, छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। मैं आज से कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं अपने जब घर पे बैठा हुआ था ना, तो स्टॉक मार्केट अराउंड 300 पॉइंट्स प्लस थी। 300 पॉइंट बहुत होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 3 बजे की, जुम्मे के दिन 3 बजे हुए थे, स्टॉक मार्केट 300 पॉइंट प्लस थी, ठीक है। अभी मुझे पता है जुम्मे के दिन आजकल स्टॉक मार्केट उससे नमाज से पहले बंद हो जाती है, लेकिन आमतौर पे स्टॉक मार्केट जुम्मे के दिन 2:30 से 4 तक खुलती है। 3 बजे मैं घर से निकला, स्टॉक मार्केट 300 पॉइंट प्लस थी। मैं जा रहा था काशांत अकेडमी, ठीक है। मैं काशांत अकेडमी पहुंचा हूँ 3:15 पे, और मुझे स्टॉक से फोन आया कि यार स्टॉक देखिए आपने। मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? 300 पॉइंट प्लस है। स्टॉक मार्केट 1200 पॉइंट माइनस थी।
सर समझे बात को, 3 बजे स्टॉक 300 पॉइंट प्लस है, 3:15 बजे 1200 पॉइंट माइनस है। अरे भाई 15 मिनट में क्या हो गया, सारी कंपनी ने लॉस करना शुरू कर दिया। ऐसा क्या हो गया? वो दिन था जिस दिन अल्ताफ हुसैन को फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ था। अब बताओ, अल्ताफ हुसैन पहली बार जब अरेस्ट हुआ था तो अल्ताफ हुसैन के अरेस्ट होने से स्टॉक मार्केट का क्या ताल्लुक है? देखो, ये इतनी सेंसिटिव आपकी स्टॉक मार्केट होती है। उन्होंने देखो सोचते कैसे हैं। अल्ताफ हुसैन अरेस्ट हुआ है, कराची में हालात खराब होंगे, हालात खराब होंगे तो कराची में काम बंद हो जाएगा, लोग रोड पर आ जाएंगे, हड़तालें हो जाएंगी, हड़तालें होंगी तो काम डिस्टर्ब होगा, काम बंद होगा तो काम का प्रॉफिट कम होगा, तो आगे अर्निंग कम होगी तो स्टॉक मार्केट माइनस। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट इज वेरी मच सेंसिटिव टू इंफॉर्मेशन। सही है। तो ये सोचो कि इस 15 मिनट में कितना फर्क पड़ा था। देखो अभी ये कोरोना वायरस आया हुआ है, ठीक है ना। अभी कोरोना वायरस आने की वजह से जनवरी से मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 15 दिन पहले की, आज की बात नहीं करता, ठीक है। आज तो स्टॉक मार्केट थोड़ी अच्छी थी ना, मैं मिड जैन की बात कर रहा हूँ, मिड मार्च की, ठीक है। जनवरी में गुल अहमद टेक्सटाइल, सही है, गुल अहमद का, गुल अहमद का नाम सुना है ना, जिसकी लॉन आती है। गुल अहमद का शेयर प्राइस था 46 रुपीज का। कितने का था मिड मार्च में, पता है कितने का हो गया? 24 रुपए का। सॉरी, 22 रुपए, नहीं 24 रुपए का, सही है। एक और एग्जांपल देता हूँ, निषाद मिल। निषाद मिल का शेयर था 116 रुपए का। 116 नहीं, 100 का तो पक्का था, सही है। अराउंड 100 के अराउंड शेयर था। कितने का हो गया? निषाद मिल हो गया था 54 का। तो क्या 2.5 महीने के अंदर गुल अहमद की लॉन बिकना खत्म हो गई क्या? क्या निषाद मिल की निषाद लेना नहीं बिकती? बिकती है भाई, सही है। मगर इन्होंने कहा कि क्योंकि पूरी दुनिया बंद हो गई है, इनकी आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। अनसर्टेनिटी जब भी बढ़ती है ना, जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी ना, स्टॉक के प्राइसेस गिरेंगे। और एक बात याद रखना कि जितनी ज्यादा चीजें अनसर्टेन होती है ना, देखो मैं तो कहता हूं कि जब लोग रो रहे हो ना कि यार ये तो करना ही नहीं है, जब ही करना है, मतलब जब स्टॉक मार्केट में लोग रो रहे होते हैं ना, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय द शेयर्स। और जब स्टॉक मार्केट में हर बंदा पैसा लगा रहा होता है ना, स्टॉक बहुत ऊपर जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, सब बेच दो। दैट्स हाउ आई वर्क। ठीक है, मतलब आई गो द ऑपोजिट थिंग, कि जब मुझे स्टॉक मार्केट नीचे हो बाय करो, ऊपर जाए, मतलब जब आपको लग रहा हो ना हर बंदा स्टॉक में पैसा लगा रहा है, दैट्स द टाइम टू सेल। सही है। सो मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताई अनसर्टेनिटी की, ठीक है ना, कि अनसर्टेनिटी जो है आपके साथ क्या कर सकती है। जी जी बिल्कुल, जब अरीबा खालिद सही कहते, कंपनीज ग्रोथ वोंट गिव डिविडेंड बट वी कैन अर्न थ्रू कैपिटल गेन्स। बिल्कुल देखो, ये अरीबा बिल्कुल सही कह रही है। एक चीज होती है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने, आज क्या दिन है, फ्राइडे है ना, मैंने वेंसडे के दिन मैंने वेंसडे के दिन निषाद मिल एनएमएल जो है, इसका शेयर ₹63 का बाय किया था। सही है, ₹63 का अराउंड मैंने कुछ शेयर्स बाय किए थे अच्छी क्वांटिटी में। सही है। थर्सडे के दिन मैंने निषाद मिल फिर बाय किए थे अराउंड ₹70 में। नहीं, मैंने 70 का नहीं, अराउंड 69 में बाय किए थे। समझ आ रही बात? मैंने वेंसडे को भी शेयर बाय किए, थर्सडे को भी शेयर बाय किया। आज के दिन, फ्राइडे के दिन, उसका शेयर का प्राइस हो गया, निषाद मिल का आज के दिन क्या प्राइस था, 73.1। आज का प्राइस तो मुझे एग्जैक्ट पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी एवरेज बाइंग, लेट्स से मैं समझाता हूं, अगर मैंने ऑन एन एवरेज मैंने लेट्स से ₹66 के शेयर बाय किया, 66 पर शेयर बाय किया, और मैंने लेट्स से समझा रहा हूँ, सही, ऐसी बड़े नंबर दे रहा हूँ ताकि भरम मार सकूं, 1 लाख शेयर बाय किए, तो मेरी बाइंग कितने की हुई? 66 लाख की, है ना। और अगर आज ही 73 का हो गया है, और आज अगर, वैसे तो मैंने नहीं बेचा आज, आज अगर मैं सेल करता 73.1 का 1 लाख शेयर, तो मुझे कितने मिलते? अराउंड 73 लाख मिलते।
तो मुझे क्या होता, मैंने एक चीज बाय की 66 लाख की, 73 लाख की बेची, तो जो 7 लाख है ये मेरा कैपिटल गेन है। सही है। सही है। सेल करने का प्रोसेस कुछ नहीं होता भाई, आप अपने ब्रोकर को बोलते हो मेरे शेयर बेच दो, या अपने ऐप में सेल का बटन दबा देते हो। ठीक है, और कोई प्रोसेस नहीं होता। इट टेक्स 1 सेकेंड। ठीक है। वैसे मैंने आज 5,000 शेयर इसमें से बेचे थे, बाकी तो पड़े हैं मेरे पास। तो माई पॉइंट इज दैट इज कैपिटल गेन। ठीक है, मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि निषाद मिल का आज का शेयर का प्राइस 73.1 है, एंड इसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आज अगर कंपनी बंद कर दी जाए, निषाद मिल आज मैं बंद करता हूँ और इसके सारे एसेट बेच देता हूँ, तो पता है हर शेयर होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे? 300 रुपए। मतलब निषाद मिल की बुक वैल्यू भी 300 रुपए है, और ये 73 पे ट्रेड हो रहा है। पीक में ये 150-200 पे ट्रेड हो रहा था। ठीक है। इट्स अ गुड टाइम टू बाय दिस शेयर, आई थिंक। बेटा अभी जो स्टॉक मार्केट में बाय सेल का ऐप है ना, एक ही ऐप पे काम हो रहा है, वो है PSX पे ऐप है। पहले हर हर कंपनी अपने अपने ऐप यूज करती थी, उस पर आप बाय सेल करते थे। नाउ यू कैन ओनली बाय एंड सेल द शेयर्स इन कराची स्टॉक एक्सचेंज यूजिंग PSX। PSX इज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तूने एक नेशनलाइज कर दिया कि एक ही ऐप पे सब बाय सेल करें। सही है। या जितनी बुक वैल्यू ज्यादा अच्छी है उतनी अच्छी बात है ना, कि कल को अगर कंपनी कल को अगर कंपनी बंद होती है तो आपको पर शेयर कितना पैसा मिलेगा। देखिए, आई डू नॉट सजेस्ट एनीथिंग। व्हाट आई थिंक इज यू शुड रिसर्च। हर बारे में रिसर्च करो। ठीक है। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। एक कंपनी है जो मुझे बहुत पसंद है, शाहमुराद शुगर। ठीक है। मुझे ये कंपनी बड़ी अच्छी लगी थी। ठीक है। अब इसकी बुक वैल्यू थी, आई एम टॉकिंग अबाउट नवंबर, इसकी बुक वैल्यू थी अराउंड अराउंड 280, और इसकी जो मार्केट प्राइस थी ना उस वक्त 140 थी। मैंने 140 में शेयर बाय किया कि यार बुक वैल्यू ऊपर है, क्योंकि इसकी जो अर्निंग पर शेयर है ना वो 56 रुपीज है। अब एक शेयर की अगर अर्निंग 56 रुपए है तो इसका मतलब अच्छी कंपनी हुई ना, और इसका जो डिविडेंड पर शेयर था वो 17 रुपीज था। तो अगर एक कंपनी 56 रुपीज पर शेयर कमा रही है, उसकी बुक वैल्यू 280 रुपए, तो मैंने 140 में शेयर बाय किया। ठीक है। मैंने 140 में शेयर बाय किया, लेकिन मैंने थोड़े से शेयर बाय किए, कितने, 4-5 हजार। हुआ क्या, शेयर का प्राइस गिर के हो गया 120। व्हाट आई डिड, आई बाय मोर शेयर्स। उसके बाद क्या हुआ, माशाल्लाह से शेयर का प्राइस 100 रुपये हो गया, मैंने और शेयर बाय किए। फिर ये शेयर का प्राइस 75 तक गया है। कितना लो मारा है? 75 का लो मारा है। और मैंने, मेरी जो एवरेज बाइंग है ना, एवरेज बाइंग, एवरेज बाइंग मेरी अराउंड 95 है। ठीक है। और मैंने ये शेयर, आज इसका प्राइस शायद 91 है। टुडेज प्राइस इज 91। मैंने ये शेयर इसलिए बाई किया है कि आई एम गोइंग टू सेल इट एट 160 प्लस। सितंबर में बेचूंगा, सितंबर के बाद बेचूंगा, क्योंकि ये करता क्या है, शुगर बनाता है, और इसका जो बाय प्रोडक्ट है उससे क्या बन रहा है आजकल, सैनिटाइजर्स बन रहे हैं। शुगर भी ज्यादा बिक रही है, सैनिटाइजर भी ज्यादा बिक रहा है। जितने हालात खराब हो इनको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। और मेरे पास की अच्छी शेयर होल्डिंग है, अच्छा ज्यादा परसेंट शेयर इस कंपनी है मेरे पास है इस वक्त, अलहमदुल्ला। तो पॉइंट इज के मैंने जो बाय कर रहा हूँ, मैं जितना नीचे आ रहा है इसको बाय कर रहा हूँ, एंड माई ओनली पॉइंट इज के आई एम गोना सेल इट एट 160 प्लस। सितंबर अक्टूबर हो जाए, नहीं हो 1 साल और 2 साल, मैं रख के बैठूंगा। लेकिन मैं 160 पे बोला तो है बेचने का, लेकिन अगर जब 120 130 होना शुरू होगा ना, तो मैं बेचना शुरू कर दूंगा। लेट्स से अगर मेरे पास 1 लाख शेयर है, तो मैं 120 से बेचना शुरू करूंगा, 120 पे 5,000 बेचे, ताकि जितना ऊपर बेचता रहूं, अब वो बेच के थोड़े थोड़े पैसे जो खुल आते रहेंगे मेरे पास, उससे मैं एक नया शेयर बाय करना शुरू करता हूँ। दैट्स हाउ आई वर्क। सही। बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? एक सेकंड इस कंपनी पे चला जाता हूँ ना। सही है। शामराज शुगर।
मैंने लिख दिया शाहमुराद शुगर शेयर प्राइस, ठीक है, वही एससी कैपिटल आ गया। आप लोग आ रहा है सामने? ईपीएस क्या चीज है आज तो बताया, अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है। ठीक है, आज देखिए मैंने क्या कहा, 91 रुपीज शेयर प्राइस है ना, आज ही 3% प्लस हुआ वैसे, ठीक है। और देखिए मैंने कहा ना 70-75 पे नहीं गया था। देखें इसका एक दिन का रेंज देखें, आज का ये आज का रेंज आ रहा है, डे का रेंज का मतलब आज का इसका प्राइस 89.7 से 94.4 तक गया था। अभी एक महीने का रेंज आ गया आपके पास, यू कैन कंपेयर ना, कि इस महीने ये 72.75 तक नीचे गया है पूरे लास्ट 30 डेज में। तो यू कैन सी 6 मंथ्स, कि 6 मंथ्स में ये 72 से लेके 137 तक का गया था, और एक साल में ये अराउंड 143 तक गया था। मैंने 140 तक का ही बाई किया हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो अर्निंग की मैं बात कर रहा था, सही है, इसकी लास्ट क्वार्टर की अर्निंग देखें, दिख रही है, थर्ड लाइन देखें, थर्ड लाइन देखिए क्या लिखा है, पिछले साल इसने पूरे साल में 57 रुपीज कमाए थे। और इसकी सबसे पहले क्या, लेटेस्ट अर्निंग अप टू 2021 क्यू मतलब 3 महीने, ये 3 महीने में से 14.5 रुपए कमाए, इंटू 4 करो तकरीबन, तो यही बन जाएगा 57-58, ठीक है। थोड़ी आगे बात करते हैं, बुक वैल्यू क्या है इसमें लिखी हुई है, बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, मैंने आपको शायद 280 बताई, मैंने शायद याद नहीं रहा था। इसकी बुक वैल्यू 240 रुपए है। 248 रुपीज बुक वैल्यू होने का मतलब क्या हुआ, कि आज अगर ये कंपनी बंद होती है तो हर शेयर होल्डर को 248 रुपीज मिलेंगे, सही है। बुक वैल्यू का मतलब उसके नेट एसेट्स कितने के हैं, सही है। अभी जो कंपनी है इसके शेयर्स भी कम है, जब भी इसमें इसमें वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम क्या है, कि आज पूरे दिन में इसमें कितना काम हुआ है, वॉल्यूम देखो, आज पूरे दिन में इसमें 18,000 शेयर का काम हुआ है, ठीक है। तो इस कंपनी में कम काम होता है, सही है। तो इस वजह से इस कंपनी के शेयर भी तकरीबन 2 करोड़ है, ज्यादा शेयर नहीं है इस कंपनी के, ठीक है। तो मैंने आप लोग को आज क्या क्या बताया है, मैंने बुक वैल्यू बता दी ना, सही है, सही है जी। इतनी कम, बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। ये क्या कह रही है, एक मिनट जरा इससे बात भी कर लेते हैं। जी अरीशा, क्या कह रही हो? सर बुक वैल्यू हेलो, इतनी कम क्यों है? ये बुक हेलो। वैल्यू, हाँ हाँ अरीशा, बुक वैल्यू कितनी, 248 थी ना। बुक जी। 248 रुपीज एक शेयर की है, अगर इसके 2 करोड़ शेयर है तो मल्टीप्लाई करो, 248 में 2 करोड़ करो, 5 अरब रुपए की बुक वैल्यू है, समझ आया। अच्छा अच्छा, सही है बस। जी जी, एक शेयर टू फोर्टी एट आगे रुपीज का है, सुनो। ठीक है। ओके, खुद को म्यूट कर ठीक लो। है। ओके कोई और सवाल है? फाद ये बाद में बताऊंगा एडवांस में कि पॉइंट्स क्या होते हैं। कोई और सवाल? आई नेवर सजेस्ट अबाउट बाइंग द शेयर्स। आई लाइक दिस कंपनी, आई हैव अ लॉट ऑफ शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। निशाद मिल, इसके भी शेयर्स काफी हैं पास। यार देखो, ऐसा होता है कि आपकी स्टॉक, मेरे पास एक शेयर था कॉलमेट का, ठीक है। अब कॉलमेट टेलिफ का शेयर मैंने 50 रुपए का लिया था, 150 का हुआ, मैंने नहीं बेचा। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी डिफॉल्ट कर गई, बंद हो गई। वो कंपनी बंद हो गई और मेरे पूरे पैसे चले गए। 500 शेयर थे मेरे पास में, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। अब उस वक्त मैंने जब व्हेन आई वाज इन ओ लेवल्स, उसमें मैंने एक चार्टर अकाउंटेंट के पास इंटर्नशिप की थी, तो उन्होंने मुझे एक नसीहत की थी, वो मुझे आज तक याद है, सही है। उन्होंने कहा था, काशान बेटा, कभी भी टेबल कुर्सी वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करना। टेबल कुर्सी कंपनी का मतलब ये होता है, वो कंपनी जिनके पास एसेट बैकिंग नहीं होती, जैसे कि कॉल सेंटर्स हैं। क्योंकि कल को अगर कंपनी का काम बंद हो गया तो उसके पास बेचने को क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मगर अगर ऐसी कंपनी है जिसके पास अपनी लैंड है, अपने मशीन्स हैं, जैसे टेक्सटाइल कंपनीज होती हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं, तो सही अगर कल को अगर उनको बंद ही होती है तो उनकी चीजें बेच के भी कुछ मिलेगा ना, ठीक है।
यार देखो, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड अ हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मगर अभी तो मैंने बात की कि इंटरेस्ट रेट से स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ता है, और दूसरा मैंने आपसे बताया कि सर्टेनिटी से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक एलिमेंट्स है दोनों स्टॉक मार्केट के लिए। कंपनी बंद होती है तो पहले वो अपनी सारी लाइब्रेरीज को पे ऑफ करती है, उसके बाद जो बच जाता है वो उसके शेयर होल्डर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके। कोई और सवाल? ठीक है, तो इंशाल्लाह कल या परसों मैं अपना थर्ड सेशन लूंगा। ठीक है, आप लोग का जो भी फीडबैक हो मुझे मैसेजेस कर देना, मैं उसके हिसाब से अपने अगले सेशन को अकाउंट फॉर कर दूंगा ना, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक से मुझे बड़ा फर्क पड़ता है, उन चीजों को अपने सेशन में लेकर आ जाता हूँ। मैं आपको कल पीएसएक्स की वेबसाइट खोलना भी दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।